Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 geography NCERT textbook chapter 6 and that is major landforms of the earth. So let's start this chapter. You must have seen some of landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. तो स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ के बारे में और आप मेजर लैंडफॉर्म जो अर्थ के जो फीचर्स हैं आप फिगर 6.1 में देख सकते हो जो कि नीचे हैं। आप नोटिस करोगे जो अर्थ है ये हर जगह पे कैसी है, सेम नहीं है। तो जो अर्थ है उसके बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म है और कुछ पार्ट में इसका लिथोस्फीयर है जो कि क्या है, रग्ड है, और कहीं पे क्या है, ये फ्लैट है, यानी कि कहीं पे तो ये माउंटेन्स है और कहीं पे कैसे हैं, ये प्लेन्स की तरह हैं। These landforms are the result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and shrinking of the earth's surface at several places. तो स्टूडेंट्स जो लैंडफॉर्म्स है ये रिजल्ट है किसका, दो प्रोसेस का। और आप ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि जिस ग्राउंड पे आप खड़े रहते हो वो क्या करता है, बहुत स्लोली मूव करता है, और जो अर्थ है वो कंटिन्यूस क्या करती है, मूव होती रहती है और उसमें मूवमेंट्स अकर होते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट है वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस है जो कि ऊपर की ओर क्या होती है, उठी हुई होती है, श्रिंकिंग होती है। Students, as you can see in figure 6.1, the landforms. In landforms, we have the lake, river, plain, mountain range, basins, hills, and mountain plateau, and so on. The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt the process of deposition. These two processes are carried out by the running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. तो नेक्स्ट वन इसमें क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, और ये एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस, जिसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस वेयरिंग होता है, रीबिल्डिंग होता है लैंड सरफेस का। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेयरिंग ऑफ अर्थ सरफेस है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। जब क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है वो वेयरिंग होता है, टेकन अवे होता है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। तो जिसमें जो सरफेस है जो लोवर्ड है उसको हम प्रोसेस कहते हैं इरोजन की, और जब हम क्या करते हैं उसमें दोबारा से रीबिल्ड की प्रोसेस करते हैं उसको हम डिपोजिशंस कहते हैं। तो ये दो जो प्रोसेस है ये रनिंग वाटर के थ्रू कैरीड आउट होती है, आइस के थ्रू भी होती है, विंड के थ्रू भी होती है। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, बारिश होती है तो जब पानी बहता है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी बह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। यानी कि जो सॉइल का है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आइस के थ्रू भी होती है और विंड के थ्रू भी होती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका एक जो ग्रुप है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडली है और इसमें कुछ एलिवेशन और स्लोप भी है, जैसे कि कौन कौन से, माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया और प्लेन्स हो गया। ये किस में आते हैं, लैंडफॉर्म्स में आते हैं। फर्स्ट हमारे पास माउंटेन्स है। A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than clouds. As you go higher, the climate becomes colder. तो अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, एक नेचुरल एलिवेशन है, एक प्राकृतिक रूप है अर्थ का। और जो माउंटेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किसी में क्या होते हैं, छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं, किसी में क्या होती है, बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत हायर सराउंडिंग होता है। आपने देखो होंगे जो पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे से होते हैं, और जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, क्लाउड्स के बराबर होते हैं, क्लाउड से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते रहोगे आपका जो क्लाइमेट होगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा ठंडा होता रहेगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. They are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountains areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. तो कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, हमेशा बर्फ़ पड़ी हुई रहती है और उनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। और जो माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते क्योंकि वो किसके अंदर रहते हैं, सी के अंदर रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं और इस वजह से वहाँ पर जो फार्मिंग के लिए जो प्लेस होता है वो कम
प्रेजेंट होता है। दिस इज द फिगर ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन हिमालयस। Mountains may be arranged in a line known as range. Many mountain systems consist of a series of the parallel range extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are the mountain range of Asia. Europe and South America, respectively, mountains vary in their heights and shape. तो जो माउंटेन्स होते हैं ये अरेंज किए जाते हैं एक ही लाइन में, जिनको हम रेंज कहते हैं। जो माउंटेन्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, एक के बाद दूसरा माउंटेन, तो उसको हम रेंज कहते हैं। और बहुत से माउंटेन की जो सिस्टम्स होती है सीरीज में होते हैं, कुछ क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं 100 ऑफ किलोमीटर्स के होते हैं, दूर भी होते हैं। जैसे कि जो हिमालयस हो गया, उसके बगल में कौन से एल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, ये माउंटेन्स के कौन से रेंज में आते हैं, एशिया के रेंज में आते हैं। यूरोप और साउथ अमेरिका इसके रिस्पेक्टफुली हैं। जो माउंटेन्स हैं ये क्या होते हैं अपने हाइट्स और अपने शेप के अकॉर्डिंग वेरीफाइड किए जाते हैं। There are three types of mountain: fold mountains, block mountains, and volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are the young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and the Ural mountain in Russia have rounded feature and low elevation. They are very old fold mountains. तो अब हम बात करते हैं कि माउंटेन के टाइप्स। जो माउंटेन्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप्स के। पहला फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है, जो एल्प्स है, ये क्या है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि क्या है रिलीफ और हायर क्लोनिकल पीक्स है। तो इनमें क्या एक अरावली रेंज है जो कि कहाँ पर है, इंडिया में है। और ये कौन सा है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, अरावली। और अरावली कहाँ पर है, इंडिया में है। तो जो ये रेंज है ये कंसिडरेबली क्या है डाउन जाती है, किसकी प्रोसेस में, इरोजन की प्रोसेस में। और जो एप्लाचेन्स है, एप्लाचेन्स नॉर्थ अमेरिका में, और यूरल माउंटेन कहाँ पर है, रशिया में है। और ये कैसे राउंडेड फीचर्स है इनके और लो एलिवेशन है। और ये भी क्या है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। तो जो वर्ल्ड का सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन सा है, अरावली, और वो कहाँ पर है, इंडिया में है। और एप्लाचेन है ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। और यूरल माउंटेन्स है रशिया में। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The upliftment blocks are termed as horsts and lowered blocks are called graben. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are the example of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and we can find some more example of this type of landforms. तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ब्लॉक माउंटेन्स है। जो ब्लॉक माउंटेन्स है ये लार्ज एरिया जब क्या होता है ब्रोक डाउन होता है और डिस्प्लेस होता है वर्टिकली, तब क्या होता है ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। जो ब्लॉक माउंटेन का जो अपलिफ्टेड पार्ट है यानी कि ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसको हम हॉट्स कहते हैं। और जो इसका लोअर ब्लॉक है यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेबन कहते हैं। तो जो राइन वैली और वॉस्कस माउंटेन है जो कि यूरोप में है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है किसके, ब्लॉक माउंटेन के। और ये वर्ल्ड मैप में भी लोकेटेड है और एटलस में भी, और हम इन्हें क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह आपको कुछ और एग्जाम्पल भी सेटअप करने हैं किसके, ब्लॉक माउंटेन के। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। Mt Kilimanjaro in Africa and Mt Fujiyama in Japan are the example of such mountains. तो अब हमारे पास है वॉल्केनिक माउंटेन्स है। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है ये कब बनता है, जब क्या होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो जैसे कि Mt Kilimanjaro अफ्रीका में है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन का क्या है एग्जाम्पल है। और Mt Fujiyama का है जापान में है, ये भी क्या है एक एग्जाम्पल है उसका वॉल्केनिक एक्टिविटी का। Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers of mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valley and the terraces are ideal for the cultivation of crops. Mountains have rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, food, shelter and other products like. तो क्या होता है जो माउंटेन्स है ये क्या है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि जो माउंटेन्स है ये क्या है पानी का एक स्टोर हाउस है, पानी का एक घर है। और बहुत सी ऐसे रिवर्स है जिनका सोर्स कहाँ से है, ग्लेशियर माउंटेन से है। और जो माउंटेन्स है एक रिजर्वियर है, इसमें जो वाटर की हार्नेस यहाँ पर दिखती है जिससे कि पीपल उसको यूज़ करते हैं। जो वाटर है ये क्या करता है
कि जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, और जो वाटर है वो माउंटेन से निकलता है, जो माउंटेन का वाटर है वो इरिगेशन के काम भी आता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम भी आता है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो रिवर वैलीज है, जो टेरेसेस हैं, ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स को कल्टीवेशन का काम भी करती है। और जो माउंटेन है, इसमें एक रिच वैरायटी होती है फ्लोरा और फौना की। तो जो माउंटेन है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, फूड मिलता है, रहने की जगह मिलती है, खाना मिलता है, और कुछ अदर प्रोडक्ट हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, माउंटेन से मिलते हैं। Gum, ration, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit in mountains for their scenic beauty. Several spots like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? तो जो माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, गम मिलता है, रेशन मिलता है। और जो माउंटेन्स है, ये एक आइडलिक साइट है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी ऑफ सीन्स यहाँ पर दिखते हैं। और क्या कहते हैं, माउंटेन इज़ द, कहते हैं ना कि माउंटेन इज़ द बेस्ट नेचर गिफ्ट। तो क्या होता है कि जो नेचर का, जो प्रकृति का जो सबसे सुंदर रूप है वो कौन है, माउंटेन्स है। और माउंटेन्स में जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पैराग्लाइडिंग भी होता है, हैंग ग्लाइडिंग भी होता है, रिवर राफ्टिंग भी होता है यहाँ पर, और स्कीइंग भी होता है। ये क्या एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है माउंटेन्स के। तो आपको क्या करना है बेटा, आप कुछ भी जो हिमालयस में है, हिमालयस के कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो खेले जाते हैं, आप इनके अलावा वो नेम भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्लेटूज। प्लेटू मीन्स होता है पठार। A plateau is an elaborate flat land. It is a flat top table land standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with a steep slope. The height of plateau often varies from a few hundred meters to several thousand meters. Plateau-like mountains may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. The East African Plateau in Kenya. तो हम पठार की बात करेंगे। जो प्लेटू होता है ये एक फ्लैट लैंड होता है, और इसका जो फ्लैट टॉप है वो किसकी तरह लगता है, टेबल लैंड की तरह लगता है। जब इस पर क्या होता है, हम खड़े होते हैं, और इसका जो एरिया है वो क्या होता है, सराउंडेड एरिया होता है, यानी कि जो प्लेटू है वो किसी भी सराउंडेड एरिया के बीच में होता है, और उसका जो टॉप का जो उसका पार्ट होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो जो प्लेटू है इसके एक और बहुत ज़्यादा जो साइड्स है वो एक के बाद दूसरी स्लोप से अटैच होता है, और जो हाइट होती है प्लेटूज की वो क्या होती है, 100 मीटर से लेकर और सेवरल थाउजेंड मीटर तक होती है। तो जो प्लेटू है वो भी किसकी तरह दिखते हैं, माउंटेन्स की तरह दिखते हैं। वो भी कैसे होते हैं, यंग और ओल्ड होते हैं। तो जो डिकन प्लेटू है ये इंडिया में है, और ये क्या है, ओल्डेस्ट प्लेटू है। और जो ईस्ट अफ्रीका में प्लेट है, इसके बाद ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है जो कि कहाँ पर है, केनिया में है। तांजानिया एंड उगांडा and the western plateau of Australia are the examples. The Tibet Plateaus is the highest plateau in the world with a height 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. तो तांजानिया और उगांडा क्या है, ये भी क्या है, ओल्डेस्ट प्लेटूज हैं जो कि वेस्टर्न प्लेटू है और ऑस्ट्रेलिया में है। ये कुछ एग्जाम्पल थे। और जो तिब्बत प्लेटू है ये क्या एक हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट कितनी है, 4000 से लेकर 6000 तक है सी लेवल से। Plateaus are very useful because they are rich in minerals deposits. As a result, many of mining areas in the world are located in plateaus area. तो जो प्लेटूज होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और ये यूज़फुल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल की डिफरेंट ऑफ वेराइटीज़ हमें मिलती है, जिसका रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर जो माइनिंग है वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा बेस्ट किया जाता है। और जो वर्ल्ड की जो माइनिंग एरियाज़ है वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं प्लेटूज में। African Plateau is the famous for gold and diamond mining in India. Huge reserves of iron, coal and manganese are found in Chota Nagpur Plateau. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the rivers falls from a great height. In India, Hundro Falls in Chota Nagpur Plateau on the river of Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are the example of such waterfalls. The lava plateau are the rich in black soil that fertile and good for the cultivations. Many plateaus have scenic spots and a great attraction of टूरिस्ट। तो क्या होता है, जो अफ्रीकन प्लेटू है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड के लिए। उसी तरह जो इंडिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या है, माइनिंग की जो प्रोसेस है वो चलती है। वो माइनिंग किस किस की है, कोल की है, मैग्नीज की और आयरन की है। और ये सब कौन से प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू में। तो जो प्लेटूज होते हैं यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, झरने भी होते हैं, और जो कि बहुत हाइट्स
में होते हैं, हाइट से नीचे को और फॉल डाउन होते हैं। तो इंडिया में हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेटू में, और उसकी रिवर का नाम क्या है, सुबर्णरेखा है। और जॉग फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है वाटरफॉल्स के। तो जो लावा प्लेटूज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ब्लैक सॉयल होते हैं जो कि फर्टाइल और गुड कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत से ऐसे प्लेटूज है जिनके जो सीन है वो बहुत ज़्यादा क्या सीनिक स्पॉट्स है, यानी कि जो उनकी ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव है। इससे वहाँ पर जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by the river and their tributary. The river flow down the slope of mountains and erode them. They carry forward the eroded materials, then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses, and in their valleys it from these deposits that plains are formed. तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेन है, तो प्लेन के लार्ज स्ट्रेचेस फ्लैट लैंड है, एकदम से जो लैंड है वो कैसी है, फ्लैट है। और जो इसके जनरली ये कितनी है, 200 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है सी लेवल के। और कुछ प्लेन्स तो सी लेवल के ही एक्सट्रीम में है, और कुछ क्या थोड़ा सा क्या रोलिंग और अंडुलेटिंग है। बहुत से प्लेन्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं, रिवर के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं, और छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनके थ्रू फॉर्म्ड होते हैं। जो रिवर जब फ्लो डाउन करती है माउंटेन्स से होके, जब रिवर की होती है माउंटेन से होके नीचे फ्लो डाउन करती है और वहाँ से इरोड करती है, वहाँ से अपने वहाँ को आगे की जाती है, और वहाँ की जो मिट्टी है उसको अपने साथ लेके जाती है। तो जब वो इरोडेड मटेरियल्स होता है, जब वो आगे की ओर बढ़ जाता है तो कहीं पे क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, स्टोन्स होता है, सैंड और सिल्स होता है, और कुछ ऐसे कोर्ट्स होते हैं और छोटी छोटी वैलीज होती है। तो जो क्या होता है कि जो सिल्ट, सैंड और जो स्टोन्स होते हैं जब ये कहीं पे डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, प्लेन्स बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी, thus these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and Brahmaputra in India and the Yangtze in China. तो कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऐसे प्लेन्स जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इस प्लेन्स में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा थिकली होती है वर्ल्ड में, क्योंकि जो यहाँ का लार्जेस्ट प्लेन है वो रिवर के थ्रू बनता है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट प्लेन है। जैसे कि जो एशिया, वहाँ पर जो प्लेन है वो सबसे बड़ा प्लेन है, लार्जेस्ट प्लेन जो बना है वो किसके थ्रू बना है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू बना है। और जो चाइना है वहाँ पर कौन से रिवर के थ्रू है, यांगत्जे के थ्रू बना है। जो ये प्लेन्स होते हैं, तो प्लेन्स के होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स भी मिलती है। तो इसके थ्रू जो यहाँ पर कल्टीवेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जब पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो और लैंड बहुत फर्टाइल हो तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन हो बहुत ज़्यादा होती है। Plains are the most useful for areas for the human habitation. There is a great concentration of people as more the flat land is available for the building houses as well as for the cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for the cultivations in India too. The Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. तो जो प्लेन्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, यानी कि ह्यूमन के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट लैंड भी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इजी बिल्डिंग और हाउस बनाने के लिए होती है, साथ साथ किस चीज़ के लिए भी होती है, कल्टीवेशन के लिए भी होती है। और जो फर्टाइल सॉइल्स होती है, यहाँ पर क्या है, फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, लैंड हाईली प्रोडक्टिव कल्टीवेशन होता है। और जो इंडिया है यहाँ भी बहुत ज़्यादा हाईली कल्टीवेशन होता है, जैसे कि इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, ये एक बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री का। इन दिस फिगर वी कैन सी प्लेन्स and we can see easy this is the flat land. Next one, landforms and the peoples. Humans have been living on different kinds of landforms in the different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plains provide much better condition. It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain than a mountain.
तो जो ह्यूमंस है उसको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में डिफरेंट काइंड्स जो लैंड फॉर्म्स है उसके जो डिफरेंट वेज है उनमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वहाँ पर रहना पड़ता है और इंसान को अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको फेस आउट करना होता है। लेकिन जो लाइफ माउंटेन एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपैरिजन किसके, प्लेन्स में, क्योंकि प्लेन्स में क्या होती है हमें बेटर कंडीशंस होती है बजाय माउंटेन की। तो जो प्लेन्स में हम ईजिली क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, हाउस बिल्ड कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, माउंटेन के कंपैरिजन में। कैन यू पॉइंट आउट सम differences in the ways of people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destructions. Huge loss of life and properties take place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risk. तो इसमें बताया जाता है कि कभी कभी क्या होती है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज तो अकर होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म फ्लड्स हो गया, जब वो चारों ओर फैलता है तो उससे क्या होता है, चारों ओर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। और उसमें क्या होता है, बहुत सी लाइफ भी जाती है और लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है ऐसे इंसिडेंट्स में, ताकि क्या हो, जो रिस्क का जो लेवल हो वो थोड़ा कम हो जाए। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर own surrounding in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on the land in the water, making them dirty. We should avoid using such an important gift of the nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for the future generation as well as. तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको अपने चारों ओर का जो एरियाज है उसको देखना है और ये देखना है कि आपने जहाँ पर घर बनाया है उसके आसपास की जो लैंड है क्या वो यूज़फुल है, या आपने उसमें कोई वेस्ट मटेरियल तो आपने डाला नहीं है, क्योंकि जो गार्बेज होता है हम कहीं पे भी फेंक देते हैं और उस जगह को क्या कहते हैं, गंदी बना देते हैं उस जगह को। तो हम क्या करते हैं, जो गार्बेज लैंड में फेंक देते हैं, फिर पानी में हम कूड़ा फेंकते हैं। अगर हम गार्बेज को अगर पानी में फेंकेंगे तो इनडायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पानी आपके घरों में भी आता है एज अ टैप के थ्रू। तो ऑब्वियस है कि वहाँ से आपको कुछ वाटर डिजीज भी हो सकती है और वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो हमें ये सब क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि जो नेचर है ये हमारे लिए क्या है, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, एक नेचुरल गिफ्ट है, जिसको कि हमें क्या करना है, बहुत केयरफुल होकर इसका यूज़ करना है, ना कि केयरलेसली इसका यूज़ करना है। हमें कैसा यूज़ करना है, केयरफुल होकर इसका यूज़ करना है। और हमें क्या करना है, इसको केयरलेस मैनर में इसका यूज़ नहीं करना है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लैंड फॉर्म्स का जो एरिया है हमें उसको साफ रखना है, उसका यूज़ बहुत अच्छे ढंग से करना है, ताकि इस अर्थ का जो बेनिफिट है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ले सके। My dear students, that's all about this chapter. I hope you all understand this chapter very well. In this chapter, we recite about the major landforms of the earth, because the earth is our habitat and mountains are the best gift of nature and it is the beauty of nature. So we can use the earth in a careful manner, not a careless manner. I hope you all do it very well. Thank you so much.